आइए, हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले हम लोगों ने स्टोरी राउंड किया था। स्टोरी राउंड का मतलब था जहां पे हम लोगों ने सारे सीक्वेंस को सीक्वेंस वाइज देखा था। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट हुई उन पार्ट्स की जिन पार्ट्स के बारे में हमें और डिटेल में जाना था, तो हमने एक एक करके उसको पढ़ना बेसिकली तय किया था। और सबसे पहले इसमें जो हमने पढ़ना शुरू किया था वो क्या था? एलओडीआर रेगुलेशन जो है हमने पढ़ना शुरू किया था। एलओडीआर रेगुलेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक लिस्टेड एंटिटी के ऊपर ये कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है। भले कंपनी लॉ के सारे प्रोविजन कर रही हो, वो तो इन्हें करना ही है, उसके अलावा उन्हें ये सारे के सारे कंप्लायंसेस क्या करने हैं? फुलफिल करने हैं। हमने देखा था कि ये एप्लीकेबल जो है वो किस किस सिचुएशन में है, कंप्लायंसेस आपके किस किस तरह के हैं, वन टाइम कंप्लायंसेस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस, ये सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए थे। और फिर हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करने लगे थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंग रेगुलेशन 17 to 27 के कंप्लायंसेस फुलफिल करने होंगे। जहां हमने ये भी देखा था कि किन किन एंटिटी के ऊपर ये एग्जम्पशन है, यानी कि उन्हें रेगुलेशन 70 से लेकर के रेगुलेशन 27 तक को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं और अगर नहीं चाहे तो ना करें, उनके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। हमने विजिल मैकेनिज्म देखा था और फिर हमने कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर एज पर एलओडीआर रेगुलेशन 17 देखा था कि किस तरह से वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंट होना जरूरी है, कितने एग्जीक्यूटिव कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है। ऑडिट कमेटी के बारे में हमने देखा था कि किस तरह फाइनेंशियल सारे एस्पेक्ट को देखने के लिए आपके पास ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बाकी डायरेक्टर्स के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, कितने मीटिंग्स वगैरह की ऑब्लिगेशन है, मैक्सिमम कितने में वो जो है वो चेयरपर्सन या मेंबर हो सकते हैं, और जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस है वो किस तरह से क्वार्टरली हमें करना है। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया। यहां से अब हमें आगे बढ़ना है। जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर बढ़े आगे। यस सर। आइए अब बात करते हैं हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की। ध्यान से पहले सुनिएगा, फिर बात करेंगे। रिलेटेड पार्टी आपने पहले भी पढ़ा है, कंपनी लॉ में भी जानते हैं। यहां जो चीज हम कर रहे हैं वो किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है? रेगुलेशन 23 के अकॉर्डिंग है। लेकिन रिलेटेड पार्टी को देखिए डिफाइन किसने किया है? कंपनीज एक्ट नहीं किया, वहां से हम पिक करके लाए, लेकिन कंप्लायंस यहाँ पे जो है रेगुलेशन 23 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि क्या सेंस है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट के लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े होते हैं, या उनके और भी रिलेटिव्स जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप एक कंपनी में है, जो कंपनी मान लीजिए प्लास्टिक की चीजें बनाता है, यानी कि प्लास्टिक के बकेट, प्लास्टिक के बॉटल, इस तरह की चीजें बनाती है, देयर कुड बी ए चांस कि आप अगर वहां डायरेक्टर है, आप ही के ब्रदर, सिस्टर या आप ही के किसी रिलेटिव का कोई दूसरा एक यूनिट है जो रॉ प्लास्टिक की सप्लाई करता है। अब यहां पे अगर आप फेयर तरीके से काम करते तब तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर रॉ मटेरियल मार्केट में 100 रुपीज पर केजी मिल रहा है, आप अगर प्लास्टिक बनाने का, प्लास्टिक के सामान बनाने का काम करते तो आपके लिए रॉ मटेरियल हुआ ना प्लास्टिक, रॉ प्लास्टिक। यस या नो बोलते जाइएगा। यस सर। तो अब ये रॉ प्लास्टिक आपको चाहिए। ये रॉ प्लास्टिक पहले आप खरीदेंगे, तभी तो इसको मोल्डिंग में लगाएंगे, और आपकी फैक्ट्री जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का प्लास्टिक का, प्लास्टिक के जो है वो बॉटल, प्लास्टिक के और भी जो है वो थिंग्स सप्लाई करेगी। आपने रॉ मटेरियल सोचा खरीदते हैं, ये मार्केट रेट क्या है इस समय? मार्केट रेट 100 रुपीज पर केजी है। आपके ब्रदर आपको सप्लाई करते हैं, उनका जो है वो रॉ प्लास्टिक में वो डील करने का बिजनेस है। पॉसिबल है कि आप उनसे 150 रुपीज पर केजी ले लेते हैं? पॉसिबल? यस सर। आपको और आपके ब्रदर को तो फायदा हुआ। या हो सकता है आप ही का एक दूसरा कंपनी है जो क्या, जहां आप खुद एक डायरेक्टर हैं जो रॉ प्लास्टिक बनाता है, जो आप और अपने भाई के साथ मिलकर चलाते हैं। अब मुझे बताइए, वहां जो ये 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिया वो आपके पॉकेट में तो गया, यस या नो? या आपके ब्रदर के पॉकेट में गया ना? यस सर। एक्स्ट्रा। लेकिन कंपनी को महंगा पड़ा या नहीं पड़ा?
Yes, sir. कंपनी को महंगा पड़ने का मतलब क्या हुआ? कंपनी को महंगा पड़ने का मतलब हुआ कहीं ना कहीं इसके कारण शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ या नहीं? Yes, sir. अगर आप ये नॉर्मल मार्केट से लेते तो हर केजी पे 50 रुपीज अगर बचता तो वो प्रॉफिट का पार्ट बनता या नहीं? उतने से प्रॉफिट इंक्रीज होता या नहीं होता? यस सर, होता, sir. अगर वो इंक्रीज होता तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में जाता या नहीं जाता? यस सर, Yes, sir. तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। यस सर, अब इस चीज को बेसिकली रोकना है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप या आपके ब्रदर का वो जो कंपनी है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, हो सकता है वो 95 रुपीज पर केजी सप्लाई करे, यस सर, मार्केट 100 दे रहा है, या वो भी जो है वो किस रेट से दे रहे हो? 100 रुपीज पर केजी। पॉसिबल? Yes, sir. तब बताइए कोई दिक्कत है? नो सर, No, sir. No, sir. लेकिन कब ये 100 दे रहे हैं और कब 150 दे रहे हैं, कब मार्केट से ज्यादा ये ले रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए या नहीं? यस सर, Yes, Yes, sir. sir. होना चाहिए. इसी के लिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि रिलेटेड पार्टी कौन है, और उसके बाद इन रिलेटेड पार्टी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको क्या नाम देंगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। बहुत बड़ा चीज नहीं है, याद कीजिए इनसाइडर को डिफाइन किया था। यस सर, Yes, sir. इनसाइडर अगर जो है वो ट्रेड करे तो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता था। Yes, sir. sir. जो इनसाइडर होता था सबको सूली पे टांग देते थे। No, sir. अगर वो इनसाइडर ट्रेडिंग करता था तो ऑफेंस होता था, और अगर नहीं करता था तो क्या कोई बुराई है इनसाइडर बनने में? No, No, sir. No, sir. ऐसे ही रिलेटेड पार्टी कौन है पहले वो देख लेते। रिलेटेड पार्टी बनने में कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटेड पार्टी जो आपस में ट्रांजेक्शन करे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। लेकिन ये नहीं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना ही नहीं है। इन्होंने बताया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में भी अगर थोड़ा ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहते हैं। एक खास वॉल्यूम में जब होने लगा तो उसमें नाम दे दिया मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। उसको वो सब्सटेंशियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी दे देते थे, लेकिन नाम क्या दिया? मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। का मतलब ये नहीं कि रॉ मटेरियल तो कोई भी आपका जो है रिलेटेड पार्टी करेगा तो भी कहलाएगा। मटेरियल का मतलब यहां पे हुआ सब्सटेंशियल, और वो सब्सटेंशियल कितने से है वो देखना रहेगा। और तब देखना रहेगा कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो कैसे करेंगे, किससे परमिशन लेंगे, और अगर मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो किससे परमिशन लेंगे। आपको नहीं लगता अगर इतना हमने कर लिया तो काम खत्म रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का? Yes, sir. यही बेसिकली हमारा यहाँ कंसर्न है। फिर एक और भी एस्पेक्ट देखना रहेगा कि चलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है या मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होना है, जिससे अप्रूवल लेना रहा वो ले लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट है तो या तो ऑडिट कमिटी होगा। मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रहेगा तो शेयर होल्डर भी इन करेंगे। लेकिन हर बार अगर हम इस तरह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए परमिशन लेने के लिए गए तब काम किया तो शायद काम में थोड़ा क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। तो क्या एक ही बार में बहुत सारे मटेरियल ट्रांजेक्शन्स का जो है वो परमिशन लिया जा सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का? इतना तक हमें कवर करना है। ये पूरी बात समझ में आ गई क्या पढ़ने जा रहे हैं? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. करें शुरुआत पहले एस्पेक्ट की कि कौन कौन है रिलेटेड पार्टी। Yes, sir. Sir. उनके बीच ट्रांजेक्शन होगा तो उसे कहेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। देख लेंगे कौन सा परमिशन चाहिए, फिर देखेंगे कि कितना उनके बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो क्या कहलाएगा, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। फिर देख लेंगे कि मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए किससे परमिशन लेंगे। फिर देख लेंगे कि हर बार परमिशन लेने की बजाय क्या एक ही बार परमिशन लिया जा सकता है और किन किन केसेस में लिया जा सकता है। तो आइए पहला चीज, रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आते हैं। किसने रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया है? Companies Act 2013. हाँ जी, सेक्शन 276 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जैसे रिलेटिव्स बहुत जगह आप पढ़ेंगे, डेफिनेशन उठाना कहां से पड़ेगा आपको, कंपनी लॉ से। तो बड़े सारे जो है रेगुलेशन लॉ जो है वो किसी खास जगह से किसी डेफिनेशन को पिक करते हैं। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया आपका, Yes, sir. हो गया। आपने उसमें गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा, Yes, sir. आपने देखा गुड्स का डेफिनेशन क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन किया गया है? No, sir. कहां से उठाया गया है? Sales of No. goods. बस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। तो ऐसे ही उन्होंने लिख दिया है कि हम गुड्स को वैसे ही डिफाइन कर रहे हैं जैसा किसने डिफाइन किया है,
Sales of goods. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ठीक वैसे ही रिलेटेड पार्टी को इन्होंने बोला, हम भी उसी को रिलेटेड पार्टी मानते हैं जिसको किसने रिलेटेड पार्टी माना है। Companies कंपनी Act. सेक्टर। तो अब देखिए कौन कौन, ए डायरेक्टर और हिज रिलेटिव क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी। कॉन्सेप्ट समझ गए इसका, क्यों हमने ऐसा रखा। डायरेक्टर आप इस कंपनी में, आपके रिलेटिव दूसरे कंपनी में, वो आपको जो है वो रॉ प्लास्टिक सप्लाई करेंगे। पॉसिबल है कि नहीं कि आप उनके प्राइस जो वो जिस प्राइस पे आप मार्केट से लेते हैं उससे ज्यादा प्राइस पे उनसे ले सकते हैं, पॉसिबल। यस सर, यस सर, क्योंकि घर में ही पैसा चला जाएगा और शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाएगा। आपको इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट, लेकिन कंपनी लेवल पे क्या हो गया, नुकसान हो गया। एक की मैनेजरियल पर्सनल और हिज रिलेटिव, ए फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। कोई भी ऐसा फर्म जहां पे डायरेक्टर मैनेजर या उनके रिलेटिव क्या है, पार्टनर हैं, वो भी कहलाए आपके रिलेटेड पार्टी। ए प्राइवेट कंपनी इन विच ए डायरेक्टर और मैनेजर और इज रिलेटिव इज मेंबर और डायरेक्टर, यानी कि आप इस कंपनी में हैं और दूसरी तरफ जो है वो क्या है, किसी प्राइवेट कंपनी में भी वो क्या है, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, या उनके रिलेटिव मेंबर हैं, या क्या है, डायरेक्टर। यानी कि आपके जो है जिस कंपनी में आप हैं, दूसरे कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, उसमें अगर आप क्या है, डायरेक्टर है, तो भी आप क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी। मैनेजर है तो सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट वो स्क्रीन स्टॉक तो एक्सचेंज screen की भी आ रही है दिख सर, रही है। फर्स्ट स्लाइड की। अभी भी। यस सर। यस सर, वही आ रही है। अच्छा आप बता दो, अब देखिए। यस सर। अब आ रही है। अच्छा तो अच्छा ये सब भी मैं लिख रहा था तो आपके सामने यही स्क्रीन रखा था। एनीवे फिर से यहां देख लीजिए, रिलेटेड पार्टी में ए डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, क्लियर है ये चीज। यस सर। की मैनेजरियल और हिज रिलेटिव, ये सब क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी। यानी कि आप जो है, अगर जो है वो की मैनेजरियल पर्सनल है, आपके कोई भी रिलेटिव है जो उस जगह रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो या फिनिश गुड्स आप उनको सप्लाई करते हैं, तो आप दोनों के बीच के ट्रांजेक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माने, क्योंकि आप दोनों क्या है, रिलेटेड पार्टी हैं। एक पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर, यानी कि इस कंपनी में, एक कंपनी में आप डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, या आपके जो है वो रिलेटिव डायरेक्टर मैनेजर हैं, यही लोग जो है किसी भी और पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनर हैं, तो भी ये क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। एक प्राइवेट कंपनी जिसमें जो है या तो वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, या उनके रिलेटिव जो है वो वहां पे शेयर होल्डर हो या क्या हो, डायरेक्टर हो। ए पब्लिक कंपनी इन विच ए डायरेक्टर एंड मैनेजर इज डायरेक्टर एंड होल्ड अलोंग विथ हिज रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ पेड अप कैपिटल, यानी कि कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिस पब्लिक कंपनी में आपका प्लस आपके रिलेटिव्स का मिला करके शेयर्स कितने से ज्यादा है, 2%। 2% से ज्यादा है आपका। मान लीजिए कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उस कंपनी के टोटल 1000 इक्विटी शेयर इशूड है, अगर इसका हम 2% से ज्यादा बोले, इसका मतलब 21 शेयर, राइट। यस सर। अब ये जो हमारा 21 शेयर्स है, इन 21 शेयर्स को हम कैसे देखते हैं, ये जो हमारा 21 शेयर्स है, इसमें आपके पास 10 है, आपके जो है वो किसी एक रिलेटिव के पास 5 है, दूसरे के पास 5 है, तीसरे के पास 3 है। अब बताइए, हो गए ना आप रिलेटेड पार्टी। यस सर। लेकिन अगर ये 20 तक है तो रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे, नो सर। इस ग्राउंड पे नहीं कहलाएंगे। एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर is accustomed to act in accordance with the active direction or instruction of director or manager, इसको बेसिकली कह देते हैं शूडो डायरेक्टर। ये क्या है, ये देखिए, यह शैडो डायरेक्टर। इसका मतलब है कि एक ऐसे पर्सन, समझिए एक ऐसा कंपनी जिसमें आप जो है वो डायरेक्टर मैनेजर है, एक दूसरी कंपनी है जो है बी कंपनी, उस बी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजर हैं, वो आपके ही कहने पे काम करते हैं, मतलब आप जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उस तरह के इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, दैट पर्सन इज accustomed टू यू अकॉर्डिंग टू यू और नॉट। Yes, sir. यस सर। आप वहां पे कोई पोजीशन हिल नहीं करते। आपको क्या लगता है कि ऐसा होता है या नहीं हमारे
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? Yes. बहुत ज्यादा होता है, उसी को पेपर बेस्ड कंपनी कह देते हैं, जहां लोग दुनिया भर के कंपनी को बना लेते हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स वगैरह को बचाने के लिए, इसी तरह के चीजों से क्या करने के लिए, बचने के लिए किसी को बना दिया। अगर आप वहां गौर से देखें तो पता चलेगा जो डायरेक्टर है वो जो है वो कहीं जो है वो किसान है, तो कहीं जो है किसी का नौकर है और कंपनी चल रही है, तो क्या वो कंपनी को चला रहे हैं जो किसान है या जो कहीं मेड का काम कर रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं। वो कंपनी इज कस्टम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस। अब आप बताइए, वो कंपनी अगर कुछ करती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आनी चाहिए या नहीं? Yes, sir. तो ये भी आपके रिलेटेड पार्टी हो गए। तो भी एनी पर्सन ऑन हुज एक्टिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ए डायरेक्टर और मैनेजर ये कस्टम टू एक्ट। कोई भी ऐसा, देखिए वहां पे कौन था, ये देखिए ए बॉडी कॉर्पोरेट, वो पूरा का पूरा बॉडी कॉर्पोरेट ही क्या कहलाया, रिलेटेड पार्टी। अगर वो कंपनी कुछ भी आपके साथ डील करेगी तो वो कहलाएगा क्या, रिलेटेड पार्टी। ठीक उसी तरीके से जो पर्सन को वहां आपने क्या बनाया हुआ है, डायरेक्टर बनाया है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन पे चलता है, वो पर्सन भी आपका क्या कहलाएगा, उस पर्सन के लिए भी आपके साथ क्या रिलेशन होगा, रिलेटेड पार्टी। अब इन दोनों का अंतर आप समझ रहे हैं? वो कंपनी जो बी कंपनी है, वो बी कंपनी भी कहलाएगी रिलेटेड पार्टी आपके लिए। और वहां जो भी, चाहे वो मालिक का बेटा हो, चाहे आपके जो है घर के नौकर का बेटा हो, चाहे वो आपका जो है वो कोई और पर्सन हो, वो सारे लोग भी जो आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपके लिए क्या है, Related party. रिलेटेड पार्टी। और वो कंपनी बी लिमिटेड जो है वो क्या है आपके लिए, Related party. वो भी रिलेटेड पार्टी है। इन दोनों में अंतर समझ गए? यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट है, यहाँ पे क्या है, Person. पर्सन। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये क्या कहलाए, रिलेटेड पार्टी तो होंगे ही। कौन सी कंपनी, अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन है तो, अगर ए सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो ए सब्सिडरी, इसका मतलब है कि एक ऐसी कंपनी, यहां मान लीजिए कि कंपनी ए है होल्डिंग कंपनी, बी इज सब्सिडरी कंपनी, फाइन। अब बी का अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो बताइए वो ए के लिए भी रिलेटेड पार्टी हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. तो ये यहां पे कह रहे हैं ए इन्वेस्टिंग कंपनी और अ वेंचर ऑफ अ कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जिन्होंने आप में क्या किया हुआ है, फंड लगाया हुआ है, वीसी ने आपके में फंड लगाया हुआ है और उन्होंने ही किसी दूसरे में भी फंड लगाया हुआ है। इन दोनों कंपनी के बीच में मुझे बताइए रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं? यस सर। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स तो दोनों में एक ही हो गए, यानी कि एक कोई जो इन्वेस्टिंग कंपनी है दैट हैज इन्वेस्टेड इन कंपनी ए एज वेल एज इन कंपनी बी, दोनों कंपनी में उनका स्टेक है। तो बताइए ये दोनों ही कंपनी वीसी के लिए रिलेटेड पार्टी हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहां पे देखिए लास्ट में क्या लिख दिया, क्या मतलब है इसका? इस तरह की बात हमने पहले भी की थी। लिस्ट इज व्हाट, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव? Inclusive. Inclusive. इंक्लूसिव। व्हाई? क्योंकि इन्होंने प्रोविजन रखा है। हो सकता है कल के डेट में कुछ और भी बात इनको बतानी पड़े रिलेटेड पार्टी के लिए, और उन्हें भी किस दायरे में लाना पड़े, रिलेटेड पार्टी के। अब रिलेटेड पार्टी का लिस्ट हमारा तैयार है। अब किस तरह के ट्रांजेक्शन होंगे तो इन्हें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहें। कहा गया कि इनके बीच में एक अठन्नी का भी ट्रांजेक्शन होगा तो उन्हें क्या कह देंगे, बोलिए? Related party. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कह देंगे। लेकिन यही ट्रांजेक्शन का वैल्यू अगर जो है वो एक्सीड करके एक साल में जो है वो 10% से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे? Material. Material related. मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इन लोगों के बीच में 10 रुपए का भी, चाहे रॉ मटेरियल का आदान प्रदान हो, चाहे फिनिश गुड्स की सप्लाई हुई हो। एग्जांपल कुछ लीजिए ताकि और क्लैरिटी आए। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम मारुति है, उस कंपनी में आप डायरेक्टर हैं। मारुति कंपनी जो है कार बनाती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो मारुति कंपनी से कार लेती है और उसे बेचती है, उनका काम ही है सिर्फ बेचना। राइट? सुना है ऐसा कंपनी का नाम? बोलिए यस या नो तो बोलिए जल्दी। यस सर। ऐसे एन नंबर ऑफ कंपनी है, जैसे कार्लो, साया, ये सब कंपनी है जिनका काम है कि जो कंपनी कार बनाती है उनसे कार खरीदती है और उसके बाद इन कारों को क्या करती है, लोगों तक पहुंचाती है। टेस्ट ड्राइव, बहुत सारी चीज, सब जिम्मेदारी इनकी होती है। अब
अगर आप जो है वो मारुति कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपके ब्रदर डायरेक्टर है उस कंपनी में जो इन कंपनी से कार खरीद करके क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अगर एक भी कार आप मारुति कंपनी के डायरेक्टर है, आपने अपने ब्रदर को जो है वो बेचा, किस चीज के लिए, फर्दर बेचने के लिए, इसका मतलब आपने फिनिश गुड सप्लाई किया या रॉ मटेरियल खरीदा? Finish good फिनिश गुड supply. सप्लाई किया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो आपके क्या है, रिलेटिव है, ब्रदर है, रिलेटिव हो गए, जो दूसरे कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है। अब आपने जो उनको सप्लाई किया, आप मारुति कंपनी है, तो आप कार बनाएंगे और कार बना करके खुद उस पर चढ़ेंगे सारे डायरेक्टर एमडी, या उसको बाहर बेचेंगे? बाहर बेचेंगे. तो इन्हीं कंपनी के जरिए बेचेंगे ना, खुद का भी अपना शोरूम होगा और बाकियों को भी देंगे। तो अगर आपने टोटल जो है वो 1000 कार बनाया, पॉसिबल पूरे साल में? यस सर। अब इस 1000 में से हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ 10 कार अपने ब्रदर को दिए हैं, पॉसिबल, यस सर। ब्रदर के कंपनी को, और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने अपने ब्रदर के कंपनी को 100 कार दिया है। यस सर। ये भी हो सकता है कि आपने कितना दिया है, 200 कार दिया है। ये भी हो सकता है कि 0 कार दिया है। अगर 0 कार दिया है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ? नो सर। Sir. रिलेटेड पार्टी तो आप लोग हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन कीजिएगा तब ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब कितना कार अपने ब्रदर को दीजिएगा तो ये मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो कहा गया कि लास्ट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपने टोटल कितनी कारें मार्केट में दूसरे दूसरे लोगों को दिया, तो कहा टोटल 1000 दिया। कितना दिया? 1000। 1000. 1000 आपने दिया, 1000 दिया, जिसमें से अपने ब्रदर को आपने जो है वो 100 दिया है। इसका मतलब कितना परसेंट हुआ? 10%। 10%। जरा देखिए यहां, एक्सीड करना चाहिए कितने से? 10%। 10%. तो अगर 100 तक दिया है तो ये मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाएगा या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन? रिलेटेड पार्टी। Related party. और अगर आपने उस साल में जो है वो 101 दे दिया तो? मटेरियल। Material related party. अब मुझे बताइए, बस इतना ही तो देखना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे और मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, या इससे भी ज्यादा कोई कंफ्यूजन है? नो सर। No sir. ठीक है, तो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो आपको अप्रूवल लेना है किससे, वो देख लीजिए। किससे ले रहे हैं? Audit committee. ऑडिट कमेटी। क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है या नहीं? Yes sir. कम में हो सकता है, दुनिया भर को आप ये कार जो है वो हो सकता है 5 लाख में देते हो सकता है आपके ब्रदर की कंपनी है तो 4,50,000 में दे दिया आपने, यस सर। है ना, 50,000 का लॉस कंपनी को। यस सर। तो इसी चीज के लिए कहा गया कि किससे परमिशन लेंगे? Audit committee से. अब ये देखिए, ये प्रायर परमिशन है या पहले दे करके इंटीमेशन सिर्फ देंगे? Prior Prior. permission. प्रायर, पहले परमिशन लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया रिलेटेड पार्टी का। अब किसकी बात करेंगे? अब किसकी बात करें? एक और ट्रांजेक्शन का नाम क्या है? Material related related party. चलिए पहले वो देख लेते हैं, तब बाकी बात करेंगे। अगर मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो किनसे अप्रूवल लेंगे वो देख लीजिए। शेयर होल्डर। Clear. मामला सीवियर है, सीरियस है, फ्रॉड के ज्यादा चांसेस हैं, यस सर। डायरेक्टली भेज दिया। जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा किनका जो है वो इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है अगर पैसे कम ज्यादा की बात हुई तो? शेयर होल्डर। Shareholders. भाई कंपनी ही शेयर होल्डर्स की है, तो बोला इन्हीं से लेंगे। देखिए साफ लिखा हुआ है, ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन shall require approval of shareholder through the resolution, and related party shall obtain from voting on such resolution whether the entity is a related party to a particular transaction or not। कहने का मतलब है कि अगर मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हर केस में आपको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। और अगर वो पर्सन वोटिंग में इन्वॉल्व है, पॉसिबल है या नहीं? यस सर। नहीं है पॉसिबल कि पॉसिबल है सर। कोई शेयर होल्डर हो सकता है, उधर भी क्या हो, आपके ब्रदर हो सकता है कंपनी में 2-4 शेयर भी लिए हो, तो उनको उसमें वोट भी करने दीजिएगा? नो सर। नो, उसमें वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए ये वाला चीज क्लियर है या मैं दोबारा बोलूं? लास्ट वाला क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलिए ठीक है, मैं एक बार सारे को एक बार रिपीट करता हूं। हमें पता है कौन कौन है रिलेटेड पार्टी? Yes sir. रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, किनसे अप्रूवल लेंगे?
ऑडिट कमेटी से Audit शेयर committee. प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। Yes, sir. कब जो है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाएगा? जब 10% 10% से के ऊपर exceed होगा। जब एनुअली जो है वो 10% से ज्यादा का जो है वो ट्रांजेक्शन हो जाए, जितना टोटल होता है किसी एक पार्टी के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? मटेरियल इस केस में क्या करेंगे? शेयर होल्डर से Shareholder अप्रूवल approval. और उस मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जब रिजोल्यूशन पास कर रहा होगा तो किस पर्सन को हम एब्सटेन करेंगे वोट करने से, किसको रोकेंगे, किसको मना करेंगे? रिलेटेड Related party. रिलेटेड पार्टी के पास जितने भी शेयर्स हैं वो जो है उस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में शेयर होल्डर्स की तरह ट्रीट नहीं होंगे. नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। Sir. अब आपको बोलूं, एक बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, मुझे ध्यान आया है मेरा नेक्स्ट वीक ही एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है, उसमें मैं पूछूंगा। अब आप कहिएगा सर हम बता देंगे, आप उस बंदे तक पहुंच ही नहीं पाइएगा जिनको जिनको बुलाएंगे। पता है क्या क्वेश्चन यहां बन सकता है? मेंशन एनी सिचुएशन व्हेन शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग, इन शेयर होल्डर्स मीटिंग। नहीं बना अच्छा क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. पता है नानी याद आ जाएगी, मतलब हम लोग को दादी नानी याद आ जाए कभी कभी। अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन एक एकाएक पूछ दिया जाए तो हम लोग को भी क्या होगा? सही बताऊं तो सोचना पड़ेगा। आप कहेंगे सर आप नालायक टीचर हो इसीलिए आप ऐसा बोलते हो। नहीं, एक नॉर्मल इंसान हूं इसीलिए जो नॉर्मल सी बात है वो कह रहा हूं। नहीं होता ऐसा, एकाएक अगर आ जाए तो पढ़े पढ़े चीज भी याद नहीं आते हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes. पढ़ा हुआ आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, दोनों ही हो सकता है कि कभी रिकॉल करना पड़े तो क्या करें, उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाए। लेकिन अगर मुझे इंटेंशनली पूछना रहेगा तो मैं तो लिख के ले जाऊंगा, लेकिन जिससे पूछूंगा उसका वहां रिकॉल करना जरूरी है या नहीं? Yes, sir. और आपको पता है इन सब के बेसिस पे मतलब बहुत कहिए तो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अभी तक सारे बच्चे सेम तरह से जो पूछो सब आंसर किए जा रहे हैं, और ये सब जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। एनीवे, अब यहाँ पे आप कहिएगा सर बेकार ये टॉपिक पढ़े, उन बच्चों का बुरा होगा। नहीं, अगर जवाब दे दिया तो शायद उन्हीं का क्या हो जाए, भला हो, और सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, ये जरूर है इस तरह के क्वेश्चन के जवाब देने पे। अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब, एक्सेप्शन का मतलब सर उनके अलावा, मतलब रिलेटेड पार्टी है बट देयर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड, वो क्या कहलाया? यही तो हुआ एक्सेप्शन। अगर मैं बोलूं एक्सेप्शन तो इसका मतलब भाई बिना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के परमिशन लिया जाए तो ये थोड़ा ना एक्सेप्शन हुआ। एक्सेप्शन या एग्जम्पशन का मतलब क्या हुआ? ऑल दो इट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ऑल दो इट इज मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ ऑडिट कमिटी और शेयर होल्डर्स कमिटी एज द केस में बी। यही तो हुआ एक्सेप्शन, नहीं हुआ? Yes, sir. तो इसका मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन या मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, लेकिन हम लोग को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा सिचुएशन होगा वो देखिए। देखिए क्या साफ लिखा है, अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर्स शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग। यानी अगर मटेरियल रिलेटेड पार्टी है तो क्या बात हो गई? शेयर होल्डर। और अगर रिलेटेड पार्टी है तो किसकी बात हुई? Audit committee. ऑडिट कमिटी। किस केस में? ट्रांजेक्शन बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनीज। अब बताइए, दो गवर्नमेंट कंपनीज है। गवर्नमेंट कंपनी को मैंने डिफाइन किया था, एक तो वैसे ही आप कंपनीज एक्ट में एक्सपर्ट हैं, पढ़े होंगे, लेकिन हम लोगों ने भी बात किया था किस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे? 51%. 51% स्टेट या सेंट्रल के पास होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट के साथ, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला करके हो, वो क्या कहलाया हमारा? गवर्नमेंट कंपनी। तो क्या ऐसी दो कंपनी नहीं हो सकती? यस सर। ऐसे तो एन नंबर ऑफ कंपनी है जिनको हम कौन सी कंपनी कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। उसी में तो नवरत्न महारत्न ऐसे करके भी है और छोटे मोटे और भी है। तो एक कंपनी दूसरे को सप्लाई नहीं करेंगे। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, अगर किसी दूसरे कंपनी में ऑयल और नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट रही तो ओएनजीसी सप्लाई नहीं करेगी उन्हें? करेगी। तो रिलेटेड पार्टी हुआ या नहीं हुआ? यस सर। और अगर 10% से ज्यादा सप्लाई कर दिया तो वो मटेरियल रिलेटेड पार्टी होगा या नहीं होगा? Yes, sir. लेकिन क्या इन्हें जो है वो ऑडिट कमिटी से अप्रूवल या शेयर होल्डर्स का परमिशन चाहिए मटेरियल रिलेटेड पार्टी होने पे? No, sir. सर। यही तो एग्जम्पशन है। ट्रांजेक्शन बिटवीन ए होल्डिंग कंपनी एंड टू हुम, ये देख लीजिएगा एक बार क्या लिखा है, सब्सिडरी है या होली ओन सब्सिडरी है? Wholly owned.
होली ऑन सब्सिडी। होली ऑन सब्सिडी समझते हैं? सर Yes, sir. 51% जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास होता है उसका। सर 100%। 100%। सर 100%, ओके। 100% होगा तो होली ऑन सब्सिडी। जैसे ए कंपनी और बी कंपनी है, बी कंपनी में जो है वो ए कंपनी का स्टेक जो है वो 60% है। नाउ ए इज व्हाट होल्डिंग कंपनी, एंड बी इज व्हाट सब्सिडरी। सब्सिडरी ऑफ ए। अगर ये बढ़ करके 70 हो गया तो नाउ बी इज व्हाट सब्सिडरी ऑफ ए। यस यस सर। सर। 90 हो गया तो अगेन बी इज व्हाट सब्सिडरी ऑफ ए। 100% इनका स्टेक तो नाउ बी इज व्हाट होली ऑन सब्सिडी। होली ऑन सब्सिडरी। क्लियर है ये बात? यस यस सर। सर। अब आपको पता है क्यों यहाँ कह रहे हैं ये मटेरियल और बाकी नहीं है? होली ऑन सब्सिडी का मतलब है जब साफ तौर पे मेरी ही कंपनी है तो अब कैसा छुपाना और अब कैसा फायदा कमाना मेरा ही तो है, कह ही तो रहा हूं। तो अब क्या कहीं भी शेयर होल्डर भी अब सेम हुए या नहीं हुए? यस सर। जब सब कुछ सेम हो गए तो अब मटेरियल क्या और बिना मटेरियल क्या, सब कुछ तो अपना ही हो गया, नहीं हुआ? यस सर। अब कहीं बी में किसी और का इंटरेस्ट थोड़ा ना इन्वॉल्व है। जब तक कोई और इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, यहाँ 40% या 30%, तब तक हम सारा चीज तो देख ही रहे थे। क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहां पे एक एस्पेक्ट है और वो एस्पेक्ट है ओमनिबस अप्रूवल। जब भी हम ऑडिट कमेटी से अप्रूवल या खास तौर पे शेयर होल्डर से क्या लेंगे, हम अप्रूवल लेंगे। मुझे बताइए कहीं ना कहीं काम में थोड़ा डिले होगा या नहीं? यस सर। यस सर। ऑर्डर आया हुआ है, चीजों को बनाना है, पहले हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा तब रॉ मटेरियल ला सकते हैं उस कंपनी से। जबकि वो कंपनी बहुत अच्छा रॉ मटेरियल देती है तो क्या उससे नहीं लेंगे? रिलेटेड पार्टी है तो यस सर। लेंगे ही। तो अब उसमें क्या ऐसा किया जाए ताकि काम थोड़ा फ्रीक्वेंट और तेज हो सके? तो इन्होंने एक वर्ड दिया और उसका नाम दिया ओमनिबस। क्या नाम दिया? ओमनिबस। इसका मतलब होता है एक्वायरिंग एनीथिंग इन बल्क। क्या बोलते हैं इसको? एक्वायरिंग एनीथिंग इन बल्क। तो इस बार जो एक्वायर कर रहे हैं वो क्या एक्वायर कर रहे हैं, सामान या अप्रूवल? अप्रूवल पहले से ही बल्क में ले रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, ऑडिट कमेटी आपको जो है वो चाहे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए एक बार में अप्रूवल दे सकता है आने वाले 5, 10, 15 ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन कम। देखिए बड़ा लॉजिकल है चीजें। सच अप्रूवल शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज, जरा पढ़िए ये वर्ड क्या है? रिपीटेटिव। आपको खुद लगेगा कि सही है भाई, ये बार बार चीज रिपीट हो रहा है। एक ही तरह का रॉ मटेरियल हम हर 15 दिन पे इतना इतना मंगाते हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए रेगुलर यूज की चीज है। ये एक्टिविटी रेगुलर होता है। तो क्या हमें इसके लिए अप्रूवल नहीं ले लेना चाहिए एक ही बार में? यस सर। तो पहला कंडीशन की रिपीटेटिव इन क्या हो, नेचर हो। सही रखा? लॉजिकल है या इलॉजिकल है? यस सर। ठीक है। सच अप्रूवल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या है? कंपनी। भाई कंपनी के फायदे में होना चाहिए, हक में होना चाहिए, बात सही है। कंपनी के फायदे में ही तो है। अगर बार बार अप्रूवल के लिए जाएंगे तो प्रोसीजर और बाकी चीजों में समय लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर। तो ऐसे केस में ऑडिट कमेटी ये अप्रूवल देती है। द ओमनिबस अप्रूवल शैल स्पेसिफाई। जब भी आप ये अप्रूवल देंगे तो ये अप्रूवल में क्या क्या मेंशन करेंगे वो देखिए। रिलेटेड पार्टी का क्या लिखेंगे? नाम, कि किसके लिए ये वाला अप्रूवल मिल रहा है, इस पार्टी के लिए या उस पार्टी के लिए, क्या ट्रांजैक्शन होगा, कितने दिनों के लिए आपको ये मिल रहा है, और मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा ट्रांजैक्शन का। वेरी फेयर, अदरवाइज इसका मिसयूज होगा ना। उसमें लिखा रहेगा किस पार्टी के लिए है, कितने दिन के लिए, कितने ट्रांजैक्शन होंगे, और किसी एक ट्रांजैक्शन का कितना जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। द इंडिकेटिव बेस प्राइस। ये वर्ड इंडिकेटिव क्यों लिखा हुआ ये मुझे बताइए। क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं मटेरियल वगैरह की, रॉ मटेरियल की, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि मार्केट डिपेंडेंट है, इनके प्राइस कम ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिकेटिव बेस प्राइस। हो सकता है मार्केट प्राइस कम हो जाए तो ये भी क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, और बढ़ जाए तो ये भी बढ़ जाए। करेंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, अभी का जो है वो भी, इंडिकेटिव वो भी, एंड द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन प्राइस इफ एनी। और अगर आने वाले दिनों में किसी भी असाइनमेंट में प्राइस अगर वेरी करेगा तो क्या उसका बेसिकली बेस रहेगा, कितने परसेंट से बढ़ेगा, या मार्केट डिपेंडेंट है तो मार्केट के कितने बढ़ने पे आप कितना बनाएंगे, वो फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कीजिए। वेरी फेयर।
सर। हर चीज बिल्कुल साफ लिखा हुआ रहेगा ताकि इसका आप मिसयूज ना कर सकें। सच अदर कंडीशन एज द ऑडिट कमिटी में डीम फिट, क्योंकि इसको भी फिर क्या बनाना था, इंक्लूसिव, अदरवाइज एग्जॉस्टिव हो जाता। However, where the need for related party transaction cannot be foreseen and aforesaid detail are not available, audit committee may grant omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding how much 1 crore per transaction। अब मुझे फिर बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है या आपको लगता है ये हाइपोथेटिकल बात लिखा हुआ है? पॉसिबल है कि हर बार ये देख पाना कि कितना रहेगा, कितना जो है उसमें सामान जाएगा, हर ट्रांजेक्शन्स का कितना वैल्यू रहेगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हो सकता है इस ट्रक से कंसाइनमेंट जो जा रहा है उसका वैल्यू शायद 20 लाख है, दूसरे वाले में 30 लाख है। पॉसिबल है या नहीं है? अगर आप थोड़ा सा लिबर्टी नहीं दीजिएगा तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहें कि अगर ऐसा रहे तो अगर ऑडिट कमेटी सेटिस्फाई है, चीजों को देख पाना, इतने दूर तक को विजुलाइज कर पाना अगर पॉसिबल नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में लिख देंगे कि भाई पर ट्रांजेक्शन जो है आपका, हम जो अप्रूवल इतने दिन के लिए दे रहे हैं, इसमें एक ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू रहेगा वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं रहेगा। यानी ये सब हुआ ओमनीबस, जब आप क्या दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, तो उस समय ये सारी बातें उसमें लिख देंगे, स्पेसिफाई करेंगे। ऑडिट कमिटी शैल रिव्यू कितने दिन पे, एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, हर एक क्वार्टर में, द डिटेल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर आपने दे दिया है ओमनीबस अप्रूवल तो आपको रिव्यू करना है कि इस क्वार्टर में कितने हमारे जो है वो क्या हुए हैं, कंसाइनमेंट गए हैं, कितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुए हैं, और जो हुए हैं वो उसी अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं हुए जिस अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, परमिशन दिया है। ओमनिबस अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग कितना, 1 ईयर एंड शैल रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए आप ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं। दोबारा आपको देना है तो फिर से क्या कीजिए, फिर से चीजों को एनालाइज कीजिए और फिर फ्रेश अप्रूवल दीजिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आपने पूरा का पूरा एलओडीआर पढ़ लिया, समझ में आ गई सारी बात? यस सर। अगर अब मैं आपसे पूछ दूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर एलओडीआर रेगुलेशन, तो मुझे बताइए जो जो हमने पढ़ा है क्या उसी चीज का रिपीटेशन नहीं कर देना है? अगर मैं पूछी व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज पर डिपोजिटरी एक्ट, तो इसका मतलब मैं डिपोजिटरी एक्ट के एक तरह से कंप्लायंसेस ही नहीं पूछ रहा हूं आपसे। तो जो भी चीज है उसमें उसके जो भी आपको प्रोविजन कंप्लाई कराने थे वो सारे की जिम्मेदारी किसके ऊपर, कंपनी सेक्रेटरी। तभी तो बाय गॉड बड़ी इज्जत दी गई है। तो यहाँ पे कह रहे कि कंपनी सेक्रेटरी का भाई क्या काम हुआ, तो कह रहे हैं कि एक जो है वो लिस्टेड एंटिटी के ऊपर कंपलसरी है। ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कि कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी ही होगा? तो कंप्लायंस ऑफिसर जब कंपनी सेक्रेटरी होगा तो नाम ही है कंप्लायंस ऑफिसर, तो हवन करेगा या कंप्लायंस सारा देखेगा? कंप्लायंस देखेगा। और यही सारे कंप्लायंस जो हमने क्वार्टरली पढ़ा है, हाफ ईयरली पढ़ा है, एनुअल पढ़ा है, हमने जो है वो इवेंट बेस्ड पढ़ा है, ये सब कंप्लायंस है या कुछ और है, पंचतंत्र की कहानियां हैं? कंप्लायंस है। तो क्या हमें ये दोबारा से पढ़ना पड़ेगा? नहीं, उन्हीं चीजों को हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तरह से रिपीट कर देना है। लेकिन मैं इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको चीजों को थोड़ा रिकॉल कर सके कि डिपोजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब का रिलेशन भी आपको देखना रहेगा। आपको ये भी देखना रहेगा कि एनुअली, क्वार्टरली कंप्लायंस क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। आपको जो है वो सेबी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना है, जो चीजें स्टॉक एक्सचेंज को देना है स्टॉक एक्सचेंज को देंगे। अगर कहीं कोई विजिल मैकेनिज्म जैसा चीज है तो वो भी देखेंगे कि उन सबको क्या किया जा रहा है, फुलफिल किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लिस्टेड एंटिटी है वो सारे के सारे जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजन है उसको लेटर एंड स्पिरिट कर रहे हैं। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो लिखा हुआ वैसे ही नहीं, बल्कि क्या करना, सही मन से उसको करना। आप कहिएगा सर ये सही मन वाली बात क्या हो गई? मैंने आपको बोला या पापा ने आपको बोला, मम्मा ने आपको बोला बेटा पढ़, क्या बोला, बेटा पढ़ो, और आपने कहा ठीक है पढ़ रहा हूं, और आपने जो है वो लिया और ऐसे करके कोई चीज और पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है?
2 घंटे। अब अगर कोई पूछेगा मम्मा से कि बच्चा क्या कर रहा है, तो क्या बोलेगी? बच्चा क्या कर रहा है? दिस इज इन लेटर। नाउ इसी में से जो है वो मान लीजिए कि राशि एकदम जो है वो लगातार पढ़ने का मतलब पढ़ ही रही है, और इधर जो है वो, ठीक है बुरा मत मानिएगा, अब हम अपने बागर बिल्लों में से एक को ले लेते। चलिए वरदान, ये जो है वो ऐसे करके किए हुए हैं और इधर जो है वो सामने कुछ और लगा है, वो देख रहे हैं। अब बताइए वरदान क्या कर रहे हैं? अगर पूछा पापा ने तो वरदान भी पढ़ रहे हैं, लेटर इन लेटर। वरदान क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं या नहीं? Yes, sir. इन स्पिरिट, इन रियलिटी पढ़ रहे हैं? No, sir. No, sir. ठग रहे हैं, हाँ या ना? क्या कर रहे हैं? वरदान और उनके कोई दोस्त उनके अगेंस्ट नहीं बोले। अरे बोलिए भाई, खुल के बोलिए, डेमोक्रेसी का जमाना है। Yes. तो यहाँ पे उन्होंने क्या लेटर में तो किया, दूसरे के नजरों में तो पढ़ा है, लेकिन क्या वास्तव में पढ़ा? नो सर। यही काम कंपनी सेक्रेटरी का है कि जो चीज लिखा है वो सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, बल्कि वाकई में क्या किया जाए, उसे पूरा किया जाए। अब कहिएगा सर ये कैसा सिचुएशन और कहाँ आ सकता है? तो ये सिचुएशन आपका आ सकता है विजिल मैकेनिज्म में, कि सिर्फ दिखावे के लिए विजिल मैकेनिज्म बनाया है या सही में वो फुलफिल हो रहा है। मतलब दिखावे के लिए सिर्फ कह रहे हैं कि हम किसी को पेनलाइज नहीं करते हैं और इधर पेनलाइज किए जा रहे हैं, ये सब चीज हुआ इन स्पिरिट। क्लियर है? Yes. अब यही सारे जो हमने क्या, देखिए ना, मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेसेस ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल डिवीजन एज डिजाइन बाय द लिस्टेड एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेन बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कंप्लेन कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये तो लिखना था ना कि कितने कंप्लेन इस क्वार्टर में आए, इससे पहले कितने थे, कितने इस क्वार्टर में आए, कितने सॉल्व हुए, कितने बचे रह गए। यस सर। Yes, sir. मेल से आया ग्रीवांसेस, मेल चेक करके लिखा, ये हुआ इन स्पिरिट। या फिर मेल ही क्या है, अभी 100. पड़ा हुआ है, वो आया ही नहीं, पहले उसको रखेंगे अपने में तब ना हमारा लिस्ट बना कि भाई इस क्वार्टर के लिए हमारे पास इतने और क्या आ गए हैं, Grievances. कंप्लेन ग्रीवांसेस आ गए हैं जिनको रिजॉल्व करना है। तो ये सारा कुछ देखना, कोऑर्डिनेशन बनाना, लाइजनिंग करना, ये सारा काम किसका? Company secretary. कंपनी सेक्रेटरी। तभी तो बनाए गए हैं आप कंप्लायंस ऑफिसर। बहुत हैवी सैलरी मिलती है जब आप कंप्लायंस ऑफिसर की तरह अपॉइंट होते हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी में। चलिए, तो क्लियर है सारी बातें? Yes, sir. ये क्लीन कर दूं या ऐसे ही लिख लेंगे आप? ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां से शुरू कीजिए। चीज पूछने थे, फिर से बोलिए, एक चीज पूछनी है। पूछिए। तो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी वाला जो पॉइंट था, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शिल कंस्टिट्यूट द रेम्युनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। सर तो इसमें क्या डिफरेंस, लाइक रेम्युनरेशन कमेटी भी है, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी भी है, तो दोनों तो एक ही बात है ना? The board shall constitute the remuneration committee, ये यहां पे ऐसे ये नहीं है, ये गलती से है, एंड remuneration committee ये है। सर रेम्युनरेशन कमेटी एंड रेम्युनरेशन कमेटी मतलब? The board of directors shall constitute the, सर यहाँ पहले तो रेम्युनरेशन कमेटी ये हटाइए. लिखने में गड़बड़ी हो गया है। कौन, राशि है या प्रतिष्ठा है, कौन है? राशि। हाँ जी, ये यहाँ पे लिखने में मुझसे ये हुआ है, ये जी लिखा सर। सेम चीज है, इसी को मैंने लिखा था तो टाइपिंग एरर, बुढ़ापा आ गया, हो सकता है। क्लियर है? जी सर, थैंक यू सर। या और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बस वो टाइपिंग मिस्टेक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंस्टिट्यूट व्हाट? नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। रिम्यूनरेशन कमेटी। जैसे देखिए यहाँ पे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंस्टिट्यूट व्हाट? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। क्लियर है? और कुछ नहीं, वो जी सर। आपका बस टाइपिंग एरर है, कहीं कंसेप्चुअल चीज नहीं है उसमें इन्वॉल्व। ठीक है, अब आप लिखेंगे इसको, Yes, sir. लिख लीजिए।
Done, sir. So wait, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ फिर। sir बस। ठीक। Done, sir. हाँ जी, करूँ स्क्रॉल?
Done, sir. Done, sir. Done, sir. सबका डन है? यस सर। Yes, sir. चलिए सबका डन है, फिर बात करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने बात की थी, सबसे पहले हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज यूनिट को कैसे पढ़ा। पहले क्या किया हमने, स्टोरी राउंड पढ़ लिया सारा का सारा एस्पेक्ट। इसके बाद क्या किया, कौन से चैप्टर उठाए थे जो भी किया, एलओडीआर। ऐसे ही हमारे 4 और चैप्टर्स हैं, सब में इतना ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े एस्पेक्ट हैं जो हमें देखने रहेंगे। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे एस्पेक्ट पे, और वो है हमारा, मैं शेयर करता हूं न्यू स्क्रीन। और वहां हम लोग कुछ और भी एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे।
एक बार आप मुझे कंफर्म करेंगे, स्क्रीन चेंज हुआ है या सेम है? चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। क्या सेम है या चेंज हुआ? Change होगा। नहीं समझा, सेम या चेंज? चेंज हो गया। ओके, क्या दिख रहा है? सिक्योरिटी SCRS कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1956। अब यहाँ पे जिन बातों को जानना है वही चीज जो हमारे कहानी में फिट है, जितनी भी बात हमने पढ़ी थी, स्टॉक एक्सचेंज, उनका जो है वो कॉम्पोजिशन, उनको बनाया जाना, ये सब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ही तो था। लेकिन अब इसमें कुछ एस्पेक्ट जो है, जो हम और आप बात करेंगे, वो जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन सब किया हुआ है। छोटे छोटे कुछ एस्पेक्ट जहां आपका अटेंशन ड्रॉ करेंगे। क्या लिखा हुआ है हेडिंग इसका, जो मैंने बॉक्स में बंद किया? और डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये बेसिकली है क्या। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं जिसमें एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड पेमेंट ऑफ प्राइस देयरफॉर या तो किस दिन हो, सेम डे एज ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और किस दिन, नेक्स्ट डे। अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट हम समझते हैं ना, चाहे वो फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके जरिए आपके शेयर्स या सिक्योरिटीज क्या हो रहे हो, ट्रांसफर हो रहे हो, और ट्रांसफर होने का जो काम है वो या तो सेम दिन, जिस दिन क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या उसके अगले दिन एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन the actual period taken for the dispatch of securities or the remittance of money therefore through the post being excluded। अब इसका मतलब क्या हुआ, being excluded if the parties to the contract do not reside in the same town or place। जैसे मान लीजिए कि मेरे और वरदान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फाइन। वरदान आप कहां रहते हैं? सर मुखर्जी नगर। नहीं, तब नहीं हो सकता। आप मुखर्जी नगर रहते तब तो मैं यहां से पत्थर फेंकूंगा तो आपके घर पे गिर सकता है। तब नहीं। कोई ऐसे जो दिल्ली से बाहर हैं? हाँ जी, निशांत वगैरह, आप लोग कहाँ रहते हैं? आए हैं? सर मैं कोलकाता रहती हूँ। आप कोलकाता रहते हैं, कौन है, राशि? जी सर। अरे वहां का रसगुल्ला तो बहुत फेमस है, कभी कभी आइएगा तो हम लोगों के लिए लेके आइएगा। जरूर सर। अब ये बोलेंगे नहीं सर मैं कलकत्ता रहती नहीं हूँ, मेरा दूर दूर तक कलकत्ता से कोई रिश्ता नाता नहीं है। सर अब तो रिश्ता टूटने वाला है, ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है कोलकाता में। क्यों भाई, रिश्ता नाता? मेरे हस्बैंड का शायद से पुणे ट्रांसफर हो रहा है, तो हम लोग पुणे शिफ्ट हो जाएंगे। दिल्ली होते हुए जाइएगा, मैं कलेक्ट करवा लूंगा रसगुल्ला। चलिए। जरूर सर, बिल्कुल। अब सर ये तो पार्सल कर देते हैं, एड्रेस दे दीजिए। बिल्कुल, एक बार में दे दूंगा एड्रेस, इसमें क्या है। एड्रेस लेना है, मेरा अकाउंट का नंबर लेना है, मेरे शर्ट का साइज लेना है, मैं बिल्कुल बिंदास दे सकता हूँ, आई डोंट माइंड। सर एड्रेस भेज दीजिए, यहाँ से पार्सल कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। अब देखिए, मेरे और राशि के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुझे इन्हें सिक्योरिटीज जो है वो देने हैं, ये मुझे पैसे देंगे, मैं इनको सिक्योरिटीज दूंगा। इन्होंने जो है वो चेक जो है वो कुरियर से भेजा, मैंने जो है वो सिक्योरिटीज का पेपर इनको जो है वो भेजा। अगर मैंने डिस्पैच का काम या तो आज कर दिया या कल कर दिया, अब बताइए डिस्पैच का काम आज कर दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने पोस्ट ऑफिस में जाकर के जो डिलीवर किया जाता है, आपको कोई रिसीट मिलता है या नहीं जब आप स्पीड पोस्ट करते हैं? यस सर। अगर वो एक्नॉलेजमेंट पे आज का डेट है या कल का डेट है, तो ये कौन सा डिलीवरी माना जाएगा? स्पॉट डिलीवरी। राशि मुझे जो कुरियर कर रहे हैं चेक, वो भी आने में टाइम लगेगा या नहीं? यस सर। चेक आने में टाइम लगेगा, प्लस जब मैं उसको डिपॉजिट करूंगा तो मेरे अकाउंट में रिमिट होने में फर्दर 3 दिन लगेगा या नहीं? एज पर लॉ 1 दिन में भी हो सकता है, लगेगा या नहीं? यस सर। लेकिन अगर उन्होंने जो है वो चेक वहां से डिस्पैच कर दिया, मैंने यहां से जो है वो स्पीड पोस्ट के जरिए डिस्पैच कर दिया शेयर सर्टिफिकेट, आज या कब? कल। कल।
तो ये क्या माना जाएगा? स्पॉट डिलीवरी। अगर मान लीजिए कि वरदान और मैं तो एक ही जगह रह रहे हैं, इनके केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? इनके केस में आज ही के आज क्या हो जाना चाहिए, उन तक पहुंच जाना चाहिए, और उनका चेक भी मुझ तक पहुंच जाना चाहिए, भले रेमिट होने में 2-3 दिन लगे। अब आप कहिएगा ये क्यों? क्योंकि हम लोग किस शहर में हैं? एक शहर में ही अलग अलग? एक ही शहर। सेम। साफ लिखा हुआ है रिसाइड इन सेम टाउन और लोकेलिटी। ये सिर्फ और सिर्फ तभी है जब दोनों पार्टीज क्या है? डू नॉट reside in the सेम सिटी और टाउन। स्पॉट डिलीवरी आज या अगले दिन। अगर इसमें कोई कुरियर टाइम लगता है, कोई पोस्टल टाइम लगता है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय द डिपोजिटरी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। अब फिर आपके मन में लड्डू फूटता, इससे पहले मैंने ही फोड़ दिया। ये तो बात हुई कब? जब मैंने किसका एग्जांपल दिया? फिजिकल। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी तो होता है या नहीं होता है ट्रांसफर? यस सर। yes sir खूब पढ़ा है, पूरा डिपोजिटरी पढ़ लिया अब हमने। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय डिपोजिटरी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर to the account of another beneficial owner when such securities are dealt by the depository। यहां पे कह रहे हैं ये कब माना जाएगा? जब ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय डिपोजिटरी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बेनिफिशियल ओनर टू द अकाउंट ऑफ अनदर बेनिफिशियल ओनर। अगर आप किसके जरिए कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं, तो वो स्पॉट डिलीवरी क्या हुआ? जब आपका एक डिपोजिटरी, यानी कि मैंने अगर दिया है तो मेरा डिपोजिटरी जो है उनसे निकल करके कहां चले जाए? वरदान का जो डिपोजिटरी है। पॉसिबल है कि दोनों का डिपोजिटरी एनएसडीएल हो सकता है, लेकिन दोनों का डीपी अलग अलग हो सकता है या नहीं? yes sir Yes, sir. ये भी तो चांस की बात है कि दोनों एक भी हो सकता है। yes sir तो उस केस में मेरे अकाउंट से निकल करके किनके अकाउंट में? वरदान के अकाउंट में। तो जहां जो वर्ड डिपोजिटरी टू डिपोजिटरी दिया हुआ है, तो वो और रिड्यूस होके कहां आ गया? डीपी टू डीपी। फर्दर ये क्या हो सकता है? वन डीमेट अकाउंट टू अनदर डीमेट अकाउंट, डिपेंड करता है एज द केस में। क्लियर है? यस सर। yes sir फिजिकल के मोड में आज या कल एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो बस क्या है, आपने जो है वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन डाल दिया, सेम डे डाल दिया, वो क्या माना जाएगा? आपका स्पॉट डिलीवरी माना जाएगा। क्लियर है? यस या नो yes बोलिए। sir यस सर। चलिए, अब ये बताने का पीछे पर्पस, कभी कभी ये दे देता है 1 या 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में देगा, तो 2 चीज साथ में डाल देगा। छोटे छोटे चीजें लिखते जाइए, नहीं तो फिर ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लिखते जाइए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं जो हम लोग करेंगे अभी ढूंढ ढूंढ के। डन कीजिए, फटाक से बोलिए। sudden सबका डन? यस सर। चलिए, यस सर। अब देखिए, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहता है, तो स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहता है तो उसको रिकॉग्निशन कब मिलेगा स्टॉक एक्सचेंज का? वो एप्लीकेशन देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, एप्लीकेशन के साथ अपने बायलॉज लगाते हैं। ये जनरल एस्पेक्ट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप अपने सारे पावर ग्राउंड्स लिखते हैं कि किस किस ग्राउंड पे हम किसी को क्या करेंगे, एक्सपेल करेंगे, मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सस्पेंशन एक्सपेल्शन का सारा ग्राउंड आप लिखते हैं और उन चीजों को आप मेंशन करते हैं। अगर सीजी को लगता है कि जो जो एस्पेक्ट आपने दिया है वो ठीक है तो अच्छी बात है, वरना आपके बायलॉज को आपको क्या बोलेंगे
कि भाई आपको अपने बायलॉज को थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा, सस्पेंशन का ग्राउंड इतना जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं रखना पड़ेगा या इतना लीनियंट नहीं रखना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको क्या मिलता है, तब जाके आपको स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल मिलता है। लेकिन आपको अगर एक बार स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल मिल गया, इसका मतलब क्या है, क्या आपका अप्रूवल, और आपको जो अप्रूवल मिलता है इसको ऑफिशियल गजेट में पेश किया जाता है, यानी कि उसमें मेंशन किया जाता है कि नाउ फ्रॉम दिस वेरी डेज एनएससी शैल बी कंसीडर एज डेजिग्नेटेड और डायनामिक स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शैल बी कंसीडर एज डेजिग्नेटेड और डायनामिक स्टॉक एक्सचेंज। अगर रीजनल के तहत आपने लिया है तो लिखा रहेगा कि आपको रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या मिलता है, स्टेटस मिलता है। लेकिन अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज को एक बार स्टेटस मिल गया है तो क्या उसका ये स्टेटस उससे छीना नहीं जा सकता है, क्या उससे स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस लिया नहीं जा सकता, रिकॉग्निशन वापस नहीं लिया जा सकता, विड्रॉ नहीं किया जा सकता, यस या नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, कभी sir. कोई भी लाइसेंस दिया जाता है, मुझे एक चीज बताइए, डिपोजिटरी को लाइसेंस देते थे, Yes, sir. डीपी को लाइसेंस मिलता था, यस सर। Yes. ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज है तो इनको भी तो लाइसेंस लेना पड़ेगा टू वर्क एज व्हाट, Stock exchange. टू वर्क एज ए स्टॉक एक्सचेंज। और एक बार लाइसेंस मिला तो इनके भी लाइसेंस तो सीज हो सकते अगर इन्होंने क्या किया है, कोई भी ऐसा काम किया जिसमें स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन्हें अब स्टॉक एक्सचेंज बने रहने का कोई राइट नहीं है, तो उनके जो है वो क्या कर सकते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज का जो लाइसेंस मिला था उसको सीज कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऐसा करेंगे तो इसको फिर से ऑफिशियल गजेट में क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे कि फ्रॉम दिस वेरी डे द लाइसेंस ऑफ द एनएससी हैज बीन रिवोक्ड। क्लियर है? सर। अब देखिए पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर है, टू कॉल फॉर पेरिडिकल रिटर्न एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरीज। किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को सीजी ने लाइसेंस दिया है तो क्या सीजी के पास पेरिडिकल रिटर्न और बाकी इंक्वायरीज का राइट रहेगा या नहीं? यस सर। क्या वो रूल बना सकते हैं और रूल बनाने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं कि अपने बायलॉज में ये चेंज करो या ये रूल को क्या करो, फॉलो करो? यस सर। टू सुपरसीड कंपनीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई स्टॉक एक्सचेंज है और आप किसी कंपनी को क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, अगर सीजी को लगता है कि ये कंपनी लिस्ट होने से किसी न किसी तरीके से क्या करेगी, किसी न किसी तरह से माल फंक्शनिंग करेगी, लोगों के पैसे के साथ फ्रॉड करेगी, लोगों के पैसे लेकर के भागेगी, या वो पर्पस पूरा नहीं करेगी जिसके लिए ये पैसे लोगों से रेज कर रही है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज के भी जो है वो कहिए बायलॉज को सुपरसीड करके उन्हें लिस्ट करने से रोक सकते हैं या नहीं? Yes, sir. कैसे? यहाँ पे सीजी का मतलब क्या है, सीजी कोई चीज थोड़ा ना है, आपको भी पता होगा। सीजी इज नथिंग, कहीं सीजी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कहीं सीजी का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। यहाँ सीजी का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बताइए और किस जगह से रोक सकते हैं। अगर आपने बता दिया तो सही में मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मतलब दिल बाग बाग हो जाएगा। सेबी के थ्रू सर। Heavy. चलिए ये पहला चीज सही है। किस तरह, किस जगह से सुपरसीड, किस तरह से करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को? Relation. Enter into contract with the company who wants to get selected. साफ तौर पे प्रोसेस में आपको बताया है, बस थोड़ा रिकॉल करने का ही बस फर्क है। और मैं बोलूंगा NPTEL देने से मना कर देगी। वेरी गुड। कौन थे ये? सर वरदान। आपको मिलते हैं पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। आप बोलिएगा कि सर आपने तो बोला था पत्थर फेंकेंगे तो मुखर्जी नगर आ जाएंगे, बस क्लास खत्म हुआ और हम कैश कलेक्ट करने आ गए सर, बस निकल आ ही रहे। तो आपका स्वागत है, डिनर भी कराएंगे और क्या करेंगे, 1 लाख का नगद इनाम भी देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एलपीटीएल जो लेते हैं वो है क्या, और यहाँ सेबी का मतलब क्या, यहाँ पे सीजी का मतलब कौन हो गए, सेबी। सेबी का कौन सा विंग, सीएलए। जाते हैं ना पहले एलपीटीएल लेने के लिए। Yes, sir. एलपीटीएल ही नहीं दिया तो ले करा लीजिएगा लिस्टिंग। Yes, sir. सुपरसीड का राइट है या नहीं स्टॉक एक्सचेंज के पास कंपनीज को? यस सर। सस्पेंड बिजनेस ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सस्पेंड का मतलब है कुछ दिनों के लिए क्या करना, रोक देना कि इस स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी जो है वो बिजनेस अभी नहीं हो। नहीं होगी, कोई ट्रेडिंग नहीं होगी।
टू इशू डायरेक्शन कि भाई इस तरीके से काम कीजिए, इतने से इतने बजे कीजिए, कुछ गलत हो रहा है। टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस, कर सकते हैं, सब राइट है सीजी के पास। टू ग्रांट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है कुछ खास तरह के लॉ में हम आपको वेवर दे सकते हैं कुछ केसेस में। और टू ग्रांट इम्यूनिटी थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टू डेलीगेट और टू मेक लॉ, ये सब किसके पावर है? जी के सीजी के पावर है। पेरिडिकल रिटर्न वगैरह। अब ये वाला चीज देखिए, यहां जो हमने लिखा है ना टू ग्रांट इम्यूनिटी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहां लिखा है। टू ग्रांट इम्यूनिटी का क्या मतलब है वो देखिए। सीजी के पास जो इम्यूनिटी ग्रांट करने का राइट है वो कैसे है। इसमें कह रहे हैं अगर किसी ने कोई गड़बड़ी किया, गड़बड़ी का मतलब क्या है? कुछ कंप्लायंस फुलफिल नहीं किया, लेकिन सेबी नहीं पकड़ पाई, सेबी नहीं पकड़ पाई। हमने खुद सेबी को कहा कि हमसे ये गलती हो गई, आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, क्या सेबी पकड़ पाई? नो सर। पकड़ लेगी तो ये सब बात ही नहीं है। सेबी ने अगर एक बार प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया तब ग्रांट नहीं दे सकते हैं, सीजी नहीं कर पाई। तो उस केस में क्या हुआ? यहां मिनिस्ट्री ऑफ क्या हो गया? फाइनेंस हो गया। अब सेबी ने क्या किया? रिकमेंडेशन दिया कि देखिए ये बंदा बड़ा अच्छा है, इन्होंने गड़बड़ किया है, इतना फाइन पेनल्टी बनता है, लेकिन हम नहीं पकड़ पाए, ये खुद से आया है, तो इसको इस बार वेवर दे दिया जाए। अब सीजी के ऊपर है, लेकिन कंडीशन क्या है? प्रोसिक्यूशन क्या सेबी ने स्टार्ट किया था? नो नो सर। सर। नो। सेबी के रिकमेंडेशन पे आया तो अब सीजी की मर्जी है, चाहे तो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दे, चाहे तो इम्यूनिटी ना दे। इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई फाइन पेनल्टी नहीं ली जाएगी, या एज पर लॉ इतने लाख का फाइन पेनल्टी बनता है, आप सिर्फ इतना 1000 दे दीजिए। पॉसिबल? ये भी इम्यूनिटी हुआ या नहीं? Yes, sir. इसमें ये बनता है हम आपसे कम पेनल्टी लेंगे या आपको वेव करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या हुआ? आपको जब इम्यूनिटी दे रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन सेबी ने स्टार्ट नहीं किया था, रिकमेंडेशन सेबी का था। तो इस केस में सीजी ग्रांट दे सकती है, लेकिन कंडीशनली आपको इम्यूनिटी दे सकती है। कह सकती है कि देखो अगली बार अगर ऐसा हुआ तो आपसे हम ज्यादा फाइन पेनल्टी लेंगे, और जो बात आपने बताई है वो बात सही होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है वो सुनिए। जैसे मान लीजिए कि क्लास हो रही है, और ये जो है वो हमारा ऑनलाइन क्लास ही है। क्लास में वरदान लेट से आए। अब मैंने इनसे बोला कि भाई आप लेट से क्यों आए? मैंने नहीं देखा, ये खुद से जो है मेरे पास आए और कह रहे कि सर आज मैं लेट से आया था, क्योंकि मेरा हर बार नजर नहीं जाता है कितने लोग आ गए क्या आए। बीच में मैंने पूछा नहीं तो मुझे पता नहीं चला। ये खुद जब आए तो खुद बोले सर आज मैं लेट आया था आधे घंटे, और मैंने रूल बनाया कि कोई लेट नहीं आएगा वरना अगला क्लास नहीं करने दूंगा। अब ये खुद मुझे बता रहे हैं। मुझे जब बता रहे तो बताइए क्या मैंने इनकी चोरी पकड़ी है इन्होंने खुद बताया? बताया। खुद बताया। अब मैंने इनसे कारण पूछा तो इन्होंने कारण बताया कि सर तबीयत थोड़ी खराब थी, दवा ले रहा था, वहीं पे बत्रा में ही मुखर्जी नगर ये रहते, वहीं पे बगल में दुर्गा हॉस्पिटल है। हाँ जी, है ना? ये सर गली के बाहर। हाँ जी, तो वहीं पे दुर्गा हॉस्पिटल में ये डॉक्टर मखीजा से दिखला रहे थे, वो पहचानते हैं मुझे। अब जो है ये कह रहे थे उन्हीं के पास ट्रीटमेंट करा था सर, इसीलिए जो है लेट लगा, मैं लेट से आया। उन्होंने दवा दी, फिर मुझे ठीक लगा, मैं आ गया। यही उन्होंने मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब थी, अगली बार ध्यान रखिएगा, समय पे रहिएगा। अब देखिए मैंने किस बेसिस पे इनको अलाउ किया। इन्होंने क्या बोला? सर जेन्युइन रीजन दिया है। नहीं, जेन्युइन नहीं, इन्होंने रीजन दिया कि इनकी तबीयत खराब थी, मैंने उसे जेन्युइन माना, यस सर। Yes, sir. और मैंने उस चीज को मानते हुए इन्हें अलाउ किया। अब मेरी बात हुई 2 दिन बाद ऐसे डॉक्टर मखीजा से, दुर्गा हॉस्पिटल के ओनर है। मैंने उनको बोला कि क्या बात, मेरे स्टूडेंट एक गए थे आपके पास ऐसे ऐसे। कौन सा? वरदान? नहीं नहीं ऐसा कोई। मैंने बोला सर आपको कैसे याद होगा, बहुत लोग आते। बोला नहीं नहीं मुझे सब याद रहता है, 2 दिन पहले की बात बिल्कुल याद है, मुझसे कोई नहीं दिख रहा। अब मैंने जो है वो फिर जो है वो पूछा ये बात नितिन से या सूरज से कि आप लोग को पता है 2 दिन पहले तबीयत खराब थी वरदान की। बोले सर काहे का तबीयत खराब रहेगा, हम लोग बत्रा में मस्त जो है वो खा पी रहे थे, खाने पीने में लेट हो गया था। अब ऑर्डर दे दिया था, मुगलई वगैरह बन रहे थे, लच्छा पराठा वगैरह बन रहा था, ये बात था। और उससे पहले हम लोग सर मूवी देख के आ रहे थे। अब तो बत्रा में मूवी नहीं लेकिन दूसरे जगह से देख के आ रहे थे।
अब मुझे बताइए, मैंने उन्हें इम्यूनिटी दी, लेकिन जब मुझे ये बात पता चला तो उनका इम्यूनिटी वापस उनको अलाउ किया था क्लास के लिए, क्या किया जा सकता है? वो इम्यूनिटी ये ज्यादा वापस लिया जा सकता है। तो पहली बात, सेबी ने रिकमेंडेशन दिया है और सेबी ने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं किया है। जिस कंडीशन पे आपको दिया गया, कंडीशनल दिया गया, तो कंडीशन फुलफिल करना है। और जो बात बता करके आपको क्या मिला है? वेवर मिला, इम्यूनिटी मिला। अगर कल को वो गलत मिला तो आपके ऊपर फिर से वो पेनल्टी इंपोज की जाएगी या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. These all are the aspects related to grant immunity। और आपके एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ देते हैं, टू ग्रांट इम्यूनिटी, पावर ऑफ सीजी टू ग्रांट इम्यूनिटी अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। क्लियर है ये बात? यस अब देखिए, Yes, sir. अभी कुछ और बात हमें क्या जाननी है कि अगर मान लीजिए कि आप लिस्ट करवाने के लिए आते हैं, जो जो हमने पढ़ा है उसी का बेसिकली सीक्वेंस कुछ कुछ जोड़ना रहेगा। हम लिस्ट करने के लिए गए और हम लिस्ट करने के लिए गए और हमें जो है वो डिनाइल दे दिया गया। मुझे एक चीज बताइए, 2 डेजिग्नेटेड स्टॉकेज है, एनएसई बीएसई, हम क्या करें? अगर वहां नहीं लिस्ट करेंगे तो क्या पब्लिक इशू ला पाएंगे? No, sir. और अगर ये जो है वो इंटेंशनली हमें जो है वो लिस्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई रिलीफ का रास्ता होना चाहिए या नहीं? कहीं और हम अपील वगैरह कर सकते हैं या नहीं? यस एक तो ये। दूसरा, लिस्ट हो गया और बेइज्जत करके पूरे राजकीय सम्मान के साथ धक्के मार के हमें कंपलसरी डिलिस्ट कर दिया। हमने फी वगैरह सब दी थी, कोई ग्राउंड वगैरह होना चाहिए। अगर मान लीजिए उस बिना उस ग्राउंड के हमें डिलिस्ट किया गया तो हमारे पास कोई राइट होना चाहिए अपील का या नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. अगर हाँ तो कैसे और किनके पास जाएं? तो इस चीज का जवाब मिलेगा आपको हमारे Next Next episode. episode में। नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all of you, take very good care of Thank you, yourself। sir.